हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन जो पढ़ रहे थे टॉपिक होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। उसके एप्लीकेशंस के ऊपर अपन ने डिस्कशन किया था। आज जो भी एप्लीकेशंस में अपना एक एप्लीकेशंस है उसके बारे में और डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब इससे पहले अपन ने पढ़ा था क्या पढ़ा था वो सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आज अपने को पढ़ना है ड्यू टू टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। टोरॉइड क्या चीज़ होता है? तो किसी टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो टोरॉइड होती क्या है? तो टोरॉइड लाइक ए सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड यानी एक परनलिका की जैसी होती है, जो कैसी होती है? एंडलेस। यानी ऐसी सोलेनॉइड जो एंडलेस है, जिसके कोई एंड नहीं है, इसके कोई सिरे नहीं है, जिससे कोई एंड नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अपन एक सोलेनॉइड ले रखी है, एक सोलेनॉइड मतलब एक पाइप ले रखा है, होलो पाइप है, एक बेलनाकार सिलेंडर। तो जो सिलेंडर हमने ले रखा है जिसके ऊपर तार को लपेट रखा है, तो वो कैसे बिहेव करती है? लाइक ए सोलेनॉइड यानी प्रणालिका। उसको हम फोल्ड करते सर्कुलर करके उसके दोनों एंड आपस में जोड़ दें। जैसे ये एक वायर है ये, और इसको हमने मोड़ दिया और इनके दोनों किनारों को आपस में जोड़ दिया, तो ये जो सर्किल बनेगा उसको बोलते हैं हम टोरॉइड। तो ये एक टोरॉइड है क्या? मूलतः एक प्रणालिका ही है जो एंडलेस है। उसके कारण हमने को मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो एक टोरॉइड के बारे में एज्यूम करते हैं, सर्किल बना लिया जो सिलेंडर से बना है। ये टोरॉइड हो गई, इसके ऊपर हमने तार को लपेटा, ये तार हमने इसके ऊपर रैप कर दिया, वायर को इसके सराउंडिंग रैप कर दिया, इसको लपेट दिया गया है। और ये जो तार के दोनों सिरे हैं, एक सिरे से तो इलेक्ट्रिक करंट एंटर करता है और दूसरा जो एंड है वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट से एग्जिट करता है। आई करंट एंटर करता है यानी प्रवेश कर रहा है, और दूसरे सिरे से आई करंट बाहर निकल रहा है। चक्कर लगाता हुआ ये सारे के सारे वायर ये सर्किल बनाते हुए इसके ऊपर लपेट रखे, बाकी वही काम है। और इसकी जो एक्सिस होगी, ये कोई एक्सिस हमने एज्यूम कर ली। लेट द रेडियस ऑफ द एक्सिस ऑफ द टोरॉइड इज आर। इसकी जो अक्ष है, उस अक्ष की जो दूरी है केंद्र से, वो त्रिज्या कहलाएगी, और उसकी त्रिज्या कितनी है? वो आर हमने मान ली। हमको इस टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसके सेंटर ओ पर, इसके केंद्र ओ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमको निकालना है। और किसका यूज करते हुए? एम्पियर सर्किटल लॉ का, एम्पियर का जो नियम है उसका उपयोग करेंगे हम। तो एम्पियर के नियम के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एम्पियर का नियम का यूज करने के लिए हमको एक क्लोज लूप चाहिए। तो क्लोज लूप हमें एज्यूम करते हैं, तो हमने 3 क्लोज लूप एज्यूम कर रखे हैं 3 इंस्टेंट पर। एक तो इसके टोरॉइड के अंदर, एक टोरॉइड के बाहर, एक टोरॉइड के एक्सिस पर। तो एक इंटरनल पोर्शन पर ले लिया हमने ये एक लूप। लेट द रेडियस ऑफ दिस लूप इज r1। एक लूप हमने एग्जिस्ट कर लिया इसके बाहर। Let the radius of this external loop is r2 and third loop at its axis and the radius of the axis is smaller, is capital R। तो r1, r2 और r, ये 3 अपन ने इसके लूप ले लिए, सर्कुलर लूप। एक इसके अंदर है, एक इसके बाहर है, एक इसके एक्सिस पर है। अब 3 जगह हम लूप ले रहे हैं, तो 3 जगह की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहला हम निकालेंगे r1 की वजह से, दूसरा निकालेंगे r2 की वजह से, तीसरा निकालेंगे r की वजह से। तीनों ऐड कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तीनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा। तो पहला कंट्रीब्यूशन अपन निकालते हैं फर्स्ट, ड्यू टू r1। तो जो r1 रेडियस का जो सर्कुलर लूप है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ सिग्मा आई।
जो टोटल करंट है उसका सम आई म्यू नॉट टाइम्स कर देते हैं, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हो जाता है। सर्कुलर लूप है, बाकी सारे एप्लीकेशन हम करके आए तो एंगल कितना बनता है, एंगल बनता है 0 डिग्री। तो B1 ड्यू टू R1 है तो हमने मैग्नेटिक फील्ड B1 एग्जिस्ट कर लिया, तो डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब करंट हमको लेना है जो R1 रेडियस के लूप के अंदर है, तो ये वाला लूप ले गया है जो जिसकी रेडियस R1 है। तो देखेंगे वायर तो हमारी ये रहे सारे के सारे वायर, और इस रेडियस के बाहर वायर है सारे, अंदर इसके अंदर कोई भी वायर नहीं है। जब अंदर कोई वायर नहीं है तो अंदर कोई भी करंट नहीं होगा, सारा का सारा जो भी करंट होगा वो कहाँ होगा, एट आउटसाइड ऑफ द रेडियस R1 के बाहर जाएगा। R1 रेडियस के बाहर ये इसका क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट है। इट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द रेडियस R1 रेडियस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 होगी। इधर कैलकुलेट किया तो B1 बाहर आ गया, cos 0 की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, डी एल 2 पाई R1 टोटल लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, और सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई r, रेडियस R1 है तो R1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये रेडियस तो 0 है नहीं, इसका मतलब ये टर्म 0 नहीं होगा। इट मीन्स क्या, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हियर 2 पाई r इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स B1 इज इक्वल टू 0। R1 0 नहीं है तो 2 पाई नंबर है, कांस्टेंट है, ये 0 होता ही नहीं है। 2 की अलग वैल्यू होती है, पाई की अलग वैल्यू होती है, और R यहाँ पर डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है कोई ना कोई रेडियस है। जब रेडियस है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, तो 2 पाई r इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स B1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड हमको किसकी वजह से निकाला, ड्यू टू रेडियस R1। अब दूसरा किसकी वजह से निकालना है, अपने को निकालना है R2 की वजह से। उसको देखते हैं R2 की वजह से कितना होगा, तो देखेंगे उसको। तो R1 रेडियस की वजह से अपन ने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट किया। अभी दूसरा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू R2 की वजह से कितना होगा, तो वो अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो B1 की वैल्यू तो 0 हो गई, किसकी वजह से निकाला, अपन ने रेडियस R1 की वजह से। अभी सेकंड केस रेडियस R2 की वजह से निकालते हैं, तो सेकंड ड्यू टू R2, R2 रेडियस है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब यहाँ पर दोबारा वही काम करेंगे, एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ सिग्मा आई। B2 R2 की वजह से निकाल लें, डी एल और एंगल 0 cos 0 इज इक्वल टू म्यू 2। अब यहाँ पर टोटल करंट अपन देखते हैं सिग्मा आई, कहाँ पर देख रहे हैं, R2 रेडियस के लूप के लिए। तो R2 रेडियस का लूप ये रहा, जो इस पूरे सोलोनॉइड का जो टोरॉइड जिसको हम बोलते हैं क्लोज एंड की है, उसके बाहर है। अब देखते हैं सारे के सारे वायर हैं इसके अंदर है, इसके अंदर कोई ना कोई करंट होगा, लेकिन यहाँ पर करंट क्या होगा वो थोड़ा सा अपना समझने की बात है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि जैसे ये हमने करंट माना, ये करंट यहाँ पर इसके अंदर जाता है, तो यहाँ से तो करंट एंटर करता है, कैसे होगा, है क्या, ये वायर इस तरीके से टर्न किया गया, ये वायर है। इस 3D में अगर अपन इसको एज्यूम करते हैं तो एक एंड से, जैसे ये सोलेनॉइड अपन ने मान ली, तो एक जगह से तो करंट इधर से एंटर करता है और चक्कर मार के दूसरी तरफ से निकलता है, तो एक जगह तो इनवर्ट्स होगा, यानी करंट सारा कैसा होगा, इनवर्ट्स होगा। यहाँ से करेंगे तो ये आउटवर्ड्स होगा। तो जितना करंट इनवर्ट्स करेगा, जितने सर्कुलर लूप हैं वो जितने एंटर करते हैं उतना ही करंट क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, अगर एंटर है तो एन आई हो गया। एन आई एक डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और यहाँ से एग्जिट कर रहा है तो एन आई अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो जाएगा। एक साइकिल का अगर करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो देयर इज करंट हियर, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू एन आई, ये प्लस दूसरा एन आई कैसा होगा, माइनस का, तो प्लस एन आई माइनस एन आई, यानी एन आई माइनस एन आई, दैट इज इक्वल टू 0। तो जितना करंट इसके अंदर एंटर करता है उतना ही करंट यहाँ से एग्जिट करता है। इट मीन्स नेट जो करंट होगा सिग्मा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब सिग्मा आई की वैल्यू 0 होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos 0 की वैल्यू बने, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन पहले केस जैसी, B2 इंटू 2 पाई रेडियस कितनी है, R2,
दिस इज इक्वल टू 0। हियर 2πr2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाला फंक्शन तो 0 है नहीं, तो बचा क्या, केवल ये बचा, तो नाउ v2 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि जो अपन ने लूप लिया है जिसकी रेडियस r2 है, उसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। v1 r1 की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, और r2 की वजह से भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ। अब बचा कौन सा, तीसरा केस, जो हमने रेडियस क्या ली है उसकी r एज्यूम किया, तो r रेडियस, इसकी वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो नाउ कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू r। तीसरा केस ड्यू टू r। अब r की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, r रेडियस का जो हमने सर्कुलर लूप एज्यूम किया है उसकी वजह से। कैलकुलेशन वही करते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, v वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ सिग्मा i। ये हमने b3 कैलकुलेट एज्यूम कर लिया। लेट डी एल एंगल 0 इज इक्वल टू म्यू 2। अब हम बात करते हैं यहाँ पर करंट की। तो पहला जो लूप हमने लिया है इसकी रेडियस r1 थी, तो r1 रेडियस के लूप के अंदर कोई भी वायर नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो करंट प्रेजेंट इन द लूप ऑफ रेडियस r1। r2 निकालते हैं तो जो जितना करंट इसके अंदर एंटर करता है उतना ही करंट एग्जिट कर जाता है, इट मीन्स नेट करंट इक्वल टू 0। थर्ड केस में अगर हम r रेडियस लेते हैं, ये वाली रेडियस इतनी, इसका मतलब है इतने वाले हिस्से के अंदर वाला जो पोर्शन है उसमें तो करंट है, और बाहर वाला जो करंट है इसके अंदर काउंट नहीं होगा। तो केवल एक डायरेक्शन का करंट काउंट होगा, जो कैसा है, या तो इनवर्ट्स होगा या आउटवर्ट्स होगा। तो सारा का सारा जो करंट है वो हमको ये वाला करंट मिलने वाला है, वो कितना हो जाएगा, जैसे पिछले केस में हमने निकाला था ni प्लस और ni माइनस, यहाँ पर ये वाला तो है नहीं, केवल क्या बचा, केवल ni बचा। लेट नंबर ऑफ टर्न इन द लूप इज कैपिटल N, तो क्या हो जाएगा ये ni। एक जो साइकिल है उसका करंट I है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो कितना हो जाएगा ni। हियर सिग्मा I इज इक्वल टू N इंटू आई। वैल्यू पुट की तो v3 कॉन्स्टेंट cos 0 के 1 dl इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। v3 इंटू दिस इज 2 पाई, रेडियस r है तो 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। नाउ v3 इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2 पाई r। मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v3 इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई r इंटू आई, n अपॉन 2 पाई r। r क्या चीज़ है, टोटल लेंथ। r क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन डी एल है तो टोटल लेंथ है। नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। तो ये स्मॉल n जैसा बिहेव करेगा, तो नाउ v3 इक्वल टू तो म्यू नॉट ni। मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला। r1 की वजह से निकाल लिया, r2 की वजह से निकाल लिया, r3 की वजह से निकाल लिया। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3। 0 प्लस 0 प्लस b3 की वैल्यू म्यू नॉट ni, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला। तो जो रिजल्ट हमको सोलेनॉइड की वजह से मिला, सेम रिजल्ट उसी के इक्वल कितना मिल गया हमको, टोरॉइड की वजह से कितना आया, म्यू नॉट ni, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी यानी चुंबकनशीलता किसकी, निर्वात की। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, I उसके अंदर बहने वाला करंट है। तो ये टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो टोरॉइड बेसिकली क्या है, तो टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड। अंतर क्या है कि एंडलेस होती है, उसके कोई एंड या किनारे नहीं होते। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किया। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं अब। चलिए अगला एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है किसी मोटे ठोस बेलनाकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
थिक सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर है, कोई एक बेलनाकार हमने वायर ले रखा है मोटा। अभी तक अपने क्या लिया था, एक थिक वायर लिया, जो वायर लिया था वो थिन था, जिसकी थिकनेस निगलेक्जिबल थी, तो थिकनेस को अपने निगलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर हम किसी सिलेंड्रिकल वायर के बारे में विचार करते हैं जो कुछ ना कुछ थिक, उसकी कोई ना कोई थिकनेस है, एक सिलेंड्रिकल वायर है, सारे के सारे वायर होते सिलेंड्रिकल है, इसकी ये एक्सिस हो गई, और लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर इज आर। अब इसके अंदर कोई करंट इसके अंदर एंटर करता है, तो टोटल करंट हमने मान लिया इसके अंदर जो एंटर कर रहा है, टोटल करंट सारा का सारा, द टोटल अमाउंट ऑफ द करंट इज आई। जो कुल धारा है उसकी वैल्यू अगर हमने आई एज्यूम कर ली। अब हमको क्या काम करना है, और रेडियस इसकी आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। कहाँ पर कैलकुलेट करना है, इसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पर। ये जो एक्सिस है वहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। अब स्मॉल आर डिस्टेंस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, तो 3 कंडीशन होंगी, जैसे अपन गॉस थ्योरम में यूज़ करके आए थे। तो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, रेडियस से बड़ी है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, रेडियस के बराबर है, और आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो लेस देन ऑफ द रेडियस। रेडियस से लार्जर है, रेडियस से इक्वल है, रेडियस से स्मॉलर है। लार्जर है तो ये एक्सटर्नल पॉइंट पर यानी बाह्य बिंदु पर होगा, कम है तो इंटरनल पॉइंट यानी आंतरिक बिंदु पर होगा, और इसके बराबर है तो इसके सरफेस पर यानी इसकी सतह पर होगा। तो 3 स्थितियों हमको गणना करनी है। इसमें सबसे पहली स्थिति के बारे में हम विचार करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या मानते हैं, आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो एट एक्सटर्नल, यानी कहाँ पर निकाल दिया हमने, बाह्य बिंदु पर। ठीक है, क्या काम करना है, गॉस थ्योरम में इसका एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर, उससे पहले अपने को इसका एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया ओ से ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी प्लेस है जहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एम्पियर लॉ यूज करना है, तो उसके लिए एक क्लोज लूप हम एज्यूम करते हैं। उस लूप की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। पॉइंट पी है, डिस्टेंस आर है, और सेंटर जो है वो ओ है। यहाँ पर हम काम करेंगे वैसा वैसे काम करना है, एक एलिमेंट लेना है, ये बी वेक्टर होगा, एलिमेंट जो होगा और डी एल वेक्टर सेम डायरेक्शन। तो ये जो लेंथ ले ली हमने एलिमेंट की वो डी एल एज्यूम कर ली। इस केस में करेंगे तो क्या आएगा, बाकी सारी कहानी वैसी की वैसी है। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ सिग्मा आई। यहाँ पर बी कहाँ पर है, एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो वी एक्सटर्नल, डी एल और कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू टू टोटल करंट। इस लूप के अंदर कितना करंट होगा, जितना वायर के अंदर है, क्योंकि पूरा का पूरा वायर इसके अंदर है, और वायर में नेट करंट कितना है, दैट इज कैपिटल आई। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कैपिटल आई के इक्वल हो जाएगी। तो वी एक्सटर्नल और डी एल का कितना हो गया, 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल आई। तो V एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये यूनिट कितनी होगी इसकी, टेस्ला। तो किसी भी थिक वायर की वजह से जिसकी थिकनेस है कुछ ना कुछ यानी रेडियस नेग्लेक्जिबल नहीं है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। तो आर डिस्टेंस पर हमने एक्सटर्नल पॉइंट पर पी पॉइंट एक एज्यूम कर लिया, रेडियस आर ले ली, यहाँ पर एलिमेंट डी एल एज्यूम कर लिया, डी एल और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में। उस केस में सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। इसमें सेकंड केस हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो सीधा सीधा कर सकते हैं इसके कहाँ पर, सरफेस पर। तो सेकंड केस हमने एज्यूम कर लिया आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब पॉइंट कहाँ पर प्लेस हो जाएगा, सरफेस, यानी कहाँ पर, सतह पर। सतह पर अपन एज्यूम करते हैं तो क्या कंडीशन आएगी, बात वही की वही है, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ सिग्मा आई। अभी चाहो तो सीधे सीधे यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लेस कर दो, क्योंकि आर इक्वल टू आर है, ये रिजल्ट है। नहीं तो अगर हम यहाँ पर लूप एज्यूम करते हैं तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, जैसे हमने ये लूप यहाँ पर इसके सरफेस पर मान लिया पॉइंट, उसकी रेडियस आर के बराबर होगी। बाकी सारी कंडीशन वही की वही है। तो बी सरफेस डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट, और करंट कितना है जो टोटल वायर में आई के बराबर हो गया।
वी सरफेस और 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, इट मीन्स बी सरफेस इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक। तो इस तरीके से इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर और इसके सरफेस पर हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब बात आती है इसके इंटरनल पॉइंट पर, वो थोड़ा समझ लिए, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो समझने का है आसान, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कहाँ पर, इसके इंटरनल पॉइंट पर, ये रेडियस r है, यहाँ से हम ये स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P एज्यूम करते हैं, तो वही काम करना है वैसा वैसे ही हमको क्लोज लूप लिया, ये P पॉइंट हो गया, B वेक्टर और DL वेक्टर एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, ये इतना हिस्सा हमने DL एज्यूम कर लिया। अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में थर्ड केस r इज लेस देन कैपिटल R, यानी कहाँ पर आ गया, एट इंटरनल, यानी आंतरिक बिंदु पर। अब आंतरिक बिंदु पर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से समझना, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ सिग्मा आई। पहला काम तो एम्पियर लॉ यूज करना है हमको सीधा सीधा, क्योंकि एप्लीकेशन हम किसकी कर रहे हैं, एम्पियर्स लॉ की, तो एम्पियर लॉ जैसी कंडीशन लगाकर हमको वही फॉर्मूला यूज करना है, बी इन डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब इसके अंदर करंट कितना है, तो हमने मान लिया ये जो टोटल करंट था वो तो आई था, इसके अंदर टोटल आई तो होगा नहीं, आई से कुछ ना कुछ कम होगा। अब कितना है, तो हमने ये लेट दिस करंट इज आई डैश, अंदर वाला जो हिस्सा है उसके अंदर करंट हमने मान लिया आई डैश है, तो ये आई डैश हमने यहाँ लगा दिया। अब सोचोगे आई डैश कैसे मान लिया, आई डैश का अपन इसका कन्वर्जन करेंगे कैपिटल आई के टर्म में, आई के रूप में इसको रूपांतरित करेंगे, है आई का इसके साथ क्या संबंध है, अभी हम इसको आई डैश मानकर काम कर रहे हैं, तो वी इंटरनल इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, तो वी इंटरनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डैश अपॉन में 2 पाई आर। लेकिन आई डैश कितना है, आई डैश की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने को टर्म का यूज करना पड़ेगा जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़कर आए हो। तो आपने एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम था करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, ध्यान में है। तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा की जो मात्रा होती है उसको धारा घनत्व कहते हैं। तो डेंसिटी किसी की वो कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो किसकी आ रही है, सरफेस, इसकी सरफेस डेंसिटी की। तो सरफेस डेंसिटी J इक्वल टू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो I है, तो I के लिए एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आई डैश के लिए क्षेत्रफल ही तो बदलेगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कट गया, तो आई डैश इक्वल टू आई इंटू आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। आई डैश की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा, तो वी इंटरनल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर, और आई डैश की वैल्यू कितनी है, आई के टर्म में, तो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ एक आर से एक आर कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, तो वी इंटरनल आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये हो गया इसकी यूनिट टेस्ला। तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र, सतह पर चुंबकीय क्षेत्र और अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तीनों स्थानों पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड तीनों के रिलेशंस को हम देखकर एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, वो और समझ लेते हैं। तो बी हमने इंटरनल निकाला, कितना है, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 और पाई कांस्टेंट है, रेडियस जो वायर है, सिलेंडर है, उसकी रेडियस कांस्टेंट है, आई उसमें बहने वाली धारा कांस्टेंट है। इट मीन्स बी इंटरनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर।
आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो आर की वैल्यू 0 है, यानी इसकी अक्ष पर आ गया तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू 0 करने में पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। बी सरफेस था तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये सारी की सारी क्या चीज़ें कांस्टेंट है और इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान है, क्योंकि आर से बड़ा इसका कोई मान है। ठीक, तीसरा जो निकालना है तो बी एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इम्प्लाइज दैट वी एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। यहाँ आर के समानुपाती है, यहाँ आर के व्युत्क्रमानुपाती हो, यहाँ पर ये न्यूनतम होगी। तो इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, किसका, मैग्नेटिक फील्ड बी का, किसके टर्म में, आर के पदों में, सेंटर ओ पर 0 होगी और यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। यहाँ तक ये बढ़ेगी, कहाँ तक बढ़ेगी, जब तक इसकी ये डिस्टेंस आर के बराबर ना हो जाए। यहाँ पर ये बी सरफेस पर होगी और ये कैसे जाएगी इसकी मैक्सिमम कंडीशन। उसके बाद ये कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वी एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके एम्पियर के जो लॉ हैं और एम्पियर के लॉ और उसके एप्लीकेशंस। तो सारे एप्लीकेशंस अपन ने कर लिए, बाकी काम अपन नेक्स्ट टॉपिक में इनके बारे में और जो कंडीशंस अच्छी हैं उनको और अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक यू। पढ़िए ध्यान से, कोई डाउट हो तो आप पूछिए।